कुछ साहित्यकारों और कुछ संपादकों के लिए रखा है। कल, आज और कल। एक छात्र के रूप में जब मैंने प्रेमचंद को पढ़ा, जो कुछ समझा, एक शोध छात्र के रूप में पढ़ा, एक शिक्षक के रूप में देखता हूँ और एक शोध निर्देशक के रूप में देखता हूँ, तो पाता हूँ मेरी क्रमशः दृष्टि पैनी होती गई, बदलती गई। और ख़ास करके जब मैं अपने गांव को देखता हूँ, अपने ज़िले को देखता हूँ, अपने राज्य को देखता हूँ और अपने देश को देखता हूँ, तो यह पाता हूँ कि वो रचनाकार, वो कलाकार बहुत बड़े दर्जे के थे, बड़े लोग थे और उनकी रचनाधर्मिता बड़ी थी। उन्होंने एक दूसरे के गुण और दोष की व्याख्या नहीं की, उन्होंने एक दूसरे को छोटा और बड़ा करके नहीं आंका, उन्होंने देश को, समाज को प्रगति के पथ पर लाने के लिए अपनी बात कही। मित्रों, हम प्रेमचंद को क्यों पसंद करते हैं या हम प्रेमचंद को क्यों अच्छा मानते हैं? हम सब प्रेमचंद को क्यों बार बार पढ़ते हैं और फिर कुछ न कुछ नया मिलता है? देवकीनंदन खत्री, गोपाल गहमरी यानी चंद्रकांता की दुनिया से, मनोरंजन, तिलस्म, अय्यारी, जादूगरी की दुनिया से जब वो हमको जीवन से जोड़ते हैं, अपने साहित्य को, अपने कहानी को, अपने उपन्यास को जब जीवन से जोड़ कर देखते हैं, तब प्रेमचंद हमको अपने लगने लगते हैं। धरती की बात और धरती के लोगों से जब वो करते हैं तो लगता है प्रेमचंद हमारे आसपास की कुछ कहानियों को देख रहे हैं, कुछ परिवारों को देख रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं, और वो कहते भी हैं। कला कला के लिए और कला जीवन के लिए। प्रेमचंद ने कला जीवन के लिए की पक्षधरता रखी। और सबसे बड़ी बात, प्रेमचंद कला को, उपन्यास को और कहानी को उपयोगिता की तुला पे तौलते हैं। उनकी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन करके अपना काम नहीं पीछा छुड़ा लेती, उनके उपन्यास सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, हमारा दिल नहीं बहलाते, वो हमारे दुखों को, हमारे सुखों को, हमारे जीवन को, हमारे समाज को प्रतिबिंबित करते हैं। भारत गांवों का देश रहा है मित्रों। प्रेमचंद तो वो कलाकार हैं, वो रचनाकार हैं जो हमारे दादा के और बाबा के समय लिखना शुरू किए। मेरे पिताजी और हमारे समय में उनकी उपयोगिता बनी, और अगली पीढ़ी को वो क्या संदेश देना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को वो क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहूँ कि मनुष्यों को, इंसानों को आने वाले समय में क्या पाठ पढ़ाना चाहते हैं, उनकी प्रासंगिकता जस की तस क्यों बनी हुई है, हमारा ध्यान बार बार उस पर जाता है। धर्म हो, राजनीति हो, शिक्षा हो और साहित्य हो, प्रेमचंद हमेशा सचेत रहते हैं। वह कहते हैं, साहित्यकार का दर्जा इतना नीचे मत गिराइए कि वह महफिल सजाने की वस्तु हो जाए। वो कहते हैं, वो तो राजनीति और राष्ट्रप्रेम से आगे आगे चलने वाला कलाकार होता है। वह एक प्रकाश पुंज की तरह चलता है, वो एक टॉर्च है, वो एक रास्ता दिखाता है। साहित्यकार का दर्जा बड़ा होता है। धर्म के बारे में कहते हैं, आप सबों ने पढ़ा होगा कर्मभूमि में, जब वो लिखते हैं, धर्म का काम तो मेलजोल कराना होता है। धर्म क्यों रस्मों में, रिवाजों में, खान पान में, रहन सहन में टांगे अड़ाता है? प्रेमचंद चोट करते हैं। एक प्रसंग आता है, आप सबों ने देखा होगा, कर्मभूमि में पढ़ा होगा। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं प्रेमचंद, क्योंकि वो जानते थे बड़े भारत को, समृद्ध भारत को, स्वतंत्र भारत को अगर हम विश्व स्तर पर महान शक्ति, बड़ी शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें हिंदू मुस्लिम की एकता को स्थापित करना होगा। दो दोस्त हैं, अमर और सलीम। सलीम मुसलमान है, अमर हिंदू है। अमर के पिताजी कहते हैं सलीम से कि तुम कहो तो तुम्हारा मलमूत्र मैं साफ कर दूं, तुम्हारी गंदगी साफ कर दूं, लेकिन संस्कार को मिटाना मुश्किल है। आगे चलकर वही
स्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं। जब समरकांत जी समाज सेवा करते हैं, गांव के किसानों और लोगों के लिए नेतृत्व करते हैं, आंदोलन की अगुवाई करना चाहते हैं, करते हैं। एक ऐसा प्रसंग आता है कि सलीम और समरकांत जी एक साथ बैठते हैं और उसके कंबल पर उसके बिस्तर पा करके एक साथ एक थाली में खाना खाते हैं। सलीम कहता है, दादा आप मुसलमान हो गए। समरकांत जी कहते हैं, बेटा ये क्यों नहीं कहते, तुम हिंदू हो गए। आइए हम सब मिलकर प्रेमचंद की उस वाणी को ताकत दें और तुलसीदास की उस बात को चरितार्थ करें, सब नर करें परस्पर प्रीति। हम जुड़ना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, हम संवाद करना चाहते हैं। प्रेमचंद अक्सर इस बात को जानते थे, भारत गांव का देश है और गांव में किसान बसता है। किसान की स्थिति कैसी है? मुझे ऐसा लगता है मित्रों, 1936 का जो किसान था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो किसान है और आने वाले समय में जो किसान होगा, वो शायद और बेबस तो नहीं हो जाएगा। कुछ प्रसंग हैं गोदान में, चाहे जितनी कतर बेऊत कर लो, एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, लगान से बेबाक होना मुश्किल है। ये ऐसा कौन सा लगान है जो ऐसा कौन सा लगान है जो पूरा ही नहीं होता, जो खत्म ही नहीं होता, जिसकी भरपाई किसान नहीं कर पाता। एक बात और, एक प्रसंग आता है, मोटा होना बेहाई है। 100 को दुबला करके एक कोई मोटा हो, उसमें सुख कहाँ? इस जन्म में आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना चाहते हैं। फिर भी नहीं सधता। ये किसको नहीं सधता? कौन है जो हमारे रोजी रोटी, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार हस्तक्षेप करता है और हमें जीने नहीं देता? निराला की बात याद आती है, ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जी लेते हैं जो जीने वाले हैं। हमारी अगली पीढ़ी हमसे सहमत नहीं हो सकती है मित्रों। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से अपने आप को आगे मानती है, मानना भी चाहिए। विज्ञान, तकनीकी परिस्थितियाँ, विकास, ऐसे ये मानदंड हैं जो अगली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से अपने आप को आगे मानती है। गोबर कहता है, दादा का ही कलेजा है कि सहते हैं, मुझसे तो एक दिन नहीं सहा जाएगा। कितनी सही बात है। क्या ये किसान किसी एक किसान की हालत है? क्या ये सभी किसानों की दुर्दशा थी? प्रेमचंद लिखते हैं, ये सारे किसानों की दुर्गति है। ऐसा एक भी आदमी नहीं है। 1936 के गोदान में प्रेमचंद ये चर्चा कर रहे हैं। गांव का एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी सूरत रोनी न हो, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, जो खुशहाल हो। आज का किसान, अगर हम आज एक किसान की बात करें तो रोज ही आए दिन हम समाचारों में, अखबारों में देखते हैं किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनकी पैदावार का, एक सामान्य पैदावार का मूल्य भी नहीं मिलता मित्रों। उनका परिवार कैसे चलेगा? मैं तो एक बात कहता हूँ, अक्सर एक बात जोर देकर कहता हूँ, एक गिलास ठंडे पानी का महत्व वही बता सकता है जो एक रेगिस्तान से आता है। उसे क्या पता, हमको आपको एक गिलास पानी का महत्व क्या पता? हम सब तो अपने अपने घरों में पंखों और एयर कंडीशन के नीचे बैठे हैं। उसी तरह
जिन्होंने किसान की रुपाई, जिन्होंने बुआई, जिन्होंने मड़ाई नहीं देखी, वो किसानों के दर्द को नहीं समझ सकते। एयर कंडीशन पर बैठकर किसान की हालत और हालात पर चर्चा नहीं की जा सकती। मेरा गांव राजपुर है, मैं बलिया से हूँ, मैं गांव से जुड़ा हूँ, मैं गांव के दुख को, दर्द को भली भांति जानता हूँ और परिचित हूँ। और गांव मुझे अच्छा लगता है, गांव की बातें मुझे अच्छी लगती हैं। गांव को तो हमने आपने बिगाड़ दिया। प्रेमचंद दबते नहीं थे, प्रेमचंद दरेरा देकर अपनी बात कहते थे। उन्होंने क्रांति का शंखनाद 1936 में कर दिया था। वे जानते थे आने वाले समय में किसानों के लिए और कठिनाई आने वाली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किसानों की दशा सुधरने वाली नहीं है। तभी वो कहते हैं, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबोगे लोग उतना दबाएंगे। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है। बेईमानी बड़ा पाप है, लेकिन हक के लिए, न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए न लड़ना सबसे बड़ा पाप है। और प्रेमचंद इस बात को 1936 में कह रहे थे। हाँ, प्रेमचंद अश्लीलता को पसंद नहीं करते। प्रेमचंद हमेशा शिष्ट साहित्य को, अच्छे साहित्य को समृद्ध करना चाहते थे। एक प्रसंग आता है जहां एक पात्र एक पठानीन को, एक बुढ़िया पठानीन को कुछ वस्त्र देता है, साड़ियां देता है। बदले में सकीना से उसको लगाव हो जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है और पठानीन देखती है कि अमर और सकीना पास हैं, तो उसके तेवर बदल जाते हैं और कहती है, निकल जा छोकरे। यद्यपि अमर उस परिवार को मदद कर रहा होता है, लेकिन पठानीन बुढ़िया कहती है, निकल जा छोकरे, तू जानता है हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमें आबरू प्यारी है। हम गरीब इसलिए हैं कि हमें अपनी आबरू प्यारी है। प्रेमचंद कभी भी किसी भी गरीब के प्रति कितने संवेदनशील हैं, उसकी अस्मिता को हमेशा बचा के रखना चाहते हैं। सुमन वेश्यालय पहुंच जाती है सेवा सदन में, लेकिन देह का व्यापार नहीं करती। उसके आदर्श अभी भी बचे हुए हैं। प्रेमचंद रंगीन गुड्डे गुड़ियों की खेल की कहानी नहीं कहते। वो वेश्यावृत्ति से, स्त्रियों के वेश्यालय में जाने से रोकने की वकालत करते हैं। हमारा समाज रोजमर्रा की जिंदगी, राजनीतिक, पुलिस, वकील, न जाने कितने हमारे स्तंभ हैं। और किन परिस्थितियों में कोई भी स्त्री या लड़की वेश्यालय चली जाती है, सेवा सदन में इसका बहुत प्रेमचंद ने मार्मिक प्रसंग रखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग के पास जिसे बेटी होना गुनाह हो, क्योंकि उसे दहेज की समस्या से जूझना पड़ता है। उस समय वेश्यावृत्ति, हम 1916 और 18 की बात कर रहे हैं मित्रों, जिस समय वेश्यावृत्ति, नाच गाने का शौक हर समाज में दिखाई पड़ता था, हर गांव में दिखाई पड़ता था। प्रेमचंद ने इस पर चोट किया और उन्होंने कहा, हमारी स्त्रियां स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों, अपने चरित्र के साथ कोई समझौता न करें। इसलिए उन्होंने सेवा सदन की स्थापना की। आज भी हम देख सकते हैं हमारे गाँव में, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो बिंदी बनाती हैं, सिलाई का काम करती हैं, अचार बनाती हैं, मुरब्बा बनाती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। वो अपने परिवार का भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है। प्रेमचंद को वो स्त्री हमेशा पसंद है जो अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर मजबूती से मेढ़ों पर काम करती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। उनको वो स्त्री हमेशा श्रेष्ठकर दिखती है, क्योंकि उसके श्रम की महत्ता को प्रेमचंद पहचानते हैं। वो स्त्रियां प्रेमचंद को कभी पसंद नहीं हुई जिसके सेज सजे हों, केस सुलझे हुए हों, जो अपने घरों में सुख संपदा के साथ, ऐश्वर्य और आराम के साथ जिंदगी जी रही हैं।
ये वो देश है जहाँ स्त्रियों की हम पूजा करते हैं। हम अपनी माँ से, अपनी माटी से बहुत प्यार करते हैं। हम अपनी बहन से, हम अपने दोस्त की बहन को अपनी बहन मानते हैं। हम अपने गांव की बेटी को अपनी बहन मानते हैं। ये हमारा वो देश है मित्रों, जहाँ स्त्रियों के प्रति देवी का भाव होता है। रमन्ते तत्र देवता, नारियां पूजी जाती हैं इस देश में। इसलिए मैं कहता हूँ, रोम और मिस्र मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हमारी कौन सी बात है? हमारी बात है आपसी भाईचारे का, प्रेम का, त्याग का, सेवा का, संयम का और स्त्रियों के प्रति सच्ची श्रद्धा का, स्नेह का। एक प्रसंग आपको बताऊं। प्रेमचंद मुहावरेदार और लोकोक्तियों में जब बात करते हैं, प्रेमचंद जब अपनी बात कहते हैं और जब मालती का प्रसंग उठाते हैं, समाज के बड़े लोगों के बीच में मालती का रहन सहन, पहनावा, चाल चलन ऐसा लगता है जैसे वो अच्छे चरित्र की स्त्री नहीं है। लेकिन मित्रों, जब गोबर के बच्चे को चेचक होता है, जब वो अपने गले से लगा करके उसका इलाज करती है, क्योंकि पेशे से वो डॉक्टर है, उसका कद कितना बड़ा हो जाता है और वो कितने बड़े जगह पर प्रतिष्ठित हो जाती है। हमारे आपके घरों में अगर किसी बच्चे को चेचक होता है तो हम आप कितना दूर रहते हैं, और वो मालिक है। मालिक और नौकर का संबंध प्रेमचंद बहुत ठीक से जानते थे। और मालती स्त्री पात्र है, नारी पात्र है, उसके प्रति जो लोगों की धारणाएं थी वो बदल जाती। एक जगह और प्रेमचंद की बात वो कहते हैं, मालती ऊपर से तितली है और अंदर से मधुमक्खी है। लेकिन जब वो गांव की स्त्रियों के बीच में जाती है, गांव के नारियों के बीच में बैठती है, उसी खाट पर बैठती है, उनके बीच में बैठती है, आपको ऐसा नहीं लगेगा यह पेशे से डॉक्टर मालती है। प्रेमचंद किसी भी बात को कहने से पहले उस बात को उपयोगिता के तुला पर तौलते हैं। मैंने आपसे कहा, प्रेमचंद बड़े कलाकार हैं, बड़े रचनाकार हैं। प्रेमचंद का एक बड़ा उपन्यास आता है 1925 में, रंगभूमि। सूरदास को अमरत्व प्रदान करती है वहां की परिस्थितियां, वहां का समय। वह कहता है, जिंदगानी एक खेल है। जब उसके छोटे से टुकड़े को, खेत के टुकड़े को साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट जब खरीदना चाहते हैं, 1925 की बात है मित्रों, प्रेमचंद झुकते नहीं, सूरदास टूटता नहीं, वो बिकता नहीं, क्योंकि उसे अपनी माँ से, अपनी माटी से बहुत प्यार है। हम सबको अपनी माटी से बहुत प्यार है। एक संग्राम छिड़ता है और वो कहता है, जानते हो, ये तो जिंदगानी एक खेल है। तुम खेल अच्छे से खेलते हो, तुम मिलकर खेलते हो, तुम मिलाकर खेलते हो, इसलिए तुम जीत जाते हो। हम तन कर खड़े हैं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली देते हैं, आपस में लड़ते हैं, हम समझौता नहीं करते, इसलिए हम हार जाते हैं। लेकिन एक दिन तुम्हारा खेल तुम ही से सीख कर और तुमको हरा देंगे। तुम इस खेल में जानते हो क्यों जीत जाते हो? क्योंकि तुम नियत से नहीं खेलते, तुम्हारी निगाह जीत पर होती है। और हम हार जाते हैं क्योंकि हम नियत से खेलते हैं, हम खेल की भावना से खेलते हैं। ऐसा ही होता है मित्रों। सूरदास अमर हो जाता है। एक अंधे भिखारी को प्रेमचंद ने महानायक बना दिया। दलित सूरदास प्रेमचंद की रंगभूमि का नायक और महानायक बन जाता है। लेकिन जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपनी जमीन नहीं बेचता, वो किसी धन्ना सेठ से, किसी पूंजीपति से, किसी कैपिटलिस्ट से समझौता नहीं करता। इसके समानांतर 1931 आते आते प्रेमचंद चीजों को समझ रहे थे। प्रेमचंद ने कहा, गबन एक छोटी सी कहानी लेकर चलते हैं, जहां हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं। हमारे यहाँ के परिवार के स्त्रियों को आभूषण बहुत पसंद होता है, सोना चांदी से उनको लगाव होता है, आज भी है। लेकिन एक खटिक देवी दिन क्या कहता है
उसी उपन्यास में, दादा तुम कौन सा सुराज चाहते हो? तुम भी पहाड़ों की सैर करोगे? तुम भी मोटे मोटे तनख्वाह लोगे, बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, पहाड़ों की सैर करोगे? कैसा सुराज चाहते हो? आज हम अपने सभी मित्रों से एक बात पूछें, आज हम कैसे भारत में रहते हैं? किस नेता के पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगलो नहीं है, गर्मियों में वो पहाड़ों की सैर नहीं करता बल्कि विदेशों की सैर करता है? हमें एक बार फिर से सोचना होगा, प्रेमचंद ने कल जो बात कही थी, आज उसकी ऐसी दशा क्यों है? हम अगर पूछें अपने लोगों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, आप कैसा स्वतंत्र भारत चाहते हो? आपको अपने लोगों के प्रति संवेदनशीलता मर क्यों गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, ये बुनियादी सवाल हैं जो प्रेमचंद को आज भी जस का तस उसी रूप में हमें याद दिला देते हैं। हमने आपसे कहा, प्रेमचंद अनमेल विवाह के प्रति, विधवा विवाह के प्रति, अंतरजातीय विवाह के प्रति एक पैनी दृष्टि रखते हैं। आप सब ने गोदान कई बार पढ़ा होगा। एक पिता हरखू कहता है, हमारी इज्जत ले लेते हो तो अपना धर्म हमको दे दो, मुदा तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, हम तुम्हें चमार बना देंगे। किसी को भी, किसी जाति को भी, किसी धर्म को भी, किसी संप्रदाय को भी, किसी की बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू से अश्लीलता, अनैतिक कर्म करने का विधाता ने कोई अधिकार नहीं दिया है, समाज ने कोई अधिकार नहीं दिया।